नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि सभी को जानकारी है, हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। और आज हम हिंदी की प्रमुख कहानी, जो 10 प्रमुख कहानी हैं हिंदी नेट एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं, जिनमें से हर बार जो है प्रश्न बनते हैं, उन सभी 10 कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे इन 10 कहानियों की। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। तो पहली जो कहानी है मित्रों, बंग महिला। तो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की ये कहानी है। बंग महिला तो किसने लिखी है? राजेंद्र बाला घोष ने इस कहानी की रचना की। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक एक कर हम जो है इसका अध्ययन करेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका के रूप में जानी जाती है, यानी बंग महिला जो कहानी है वह हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका के रूप में जो है वो मानी जाती है। दूसरा बिंदु है, बंग महिला की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। अब हम बात करेंगे कि बंग महिला की कौन कौन सी कहानी है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें तो 1904 में सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। फिर है कुंभ में छोटी बहू, यह 1906 में जो है वो प्रकाशित हुई थी। फिर है डुलाई वाली, जो 1907 में सरस्वती पत्रिका में जो है वह प्रकाशित हुई। और भाई बहन 1908 में बाल प्रभाकर में प्रकाशित हुई। और दालिया 1909 में प्रकाशित हुई। और हृदय परीक्षा 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है। फिर हृदय परीक्षा 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। नोट, तो यह बिंदु महत्वपूर्ण है। क्या है? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध रूप में 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में कई पत्र पत्रिकाओं में इसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है वह पहले निबंध के रूप में 1904 में जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में जो है कई पत्रिकाओं में इसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो यह भी आपको याद रखना है। फिर है चंद्रदेव से मेरी बातें, प्रकाशन इसका 1904 में हुआ। और पात्र हैं इसके स्वयं लेखिका, यानी इसके जो पात्र हैं तो वह स्वयं लेखिका है। ठीक है, अब हम मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे इसके। तो प्रतात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है, जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे 1903 निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। यानी प्रतात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है बंग महिला। ठीक है, और जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे 1903 निबंध का प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण भी जो है इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बिंदु में 2 बिंदु तो हमारे सामने आ चुके हैं। कौन कौन से? कि पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है, जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे 1903 निबंध का प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है। और दूसरा है तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण भी इसमें देखा जा सकता है। फिर है बेरोजगारी की समस्याओं का चित्रण है इसमें। समाज में नारी की बदतर स्थिति का चित्रण भी इसमें देखा जा सकता है। और शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य जो है वो भी इसमें देखा जा सकता है। फिर सुविधा वितरण की असमानता पर कटाक्ष जो है लेखिका ने किया है।
फिर है पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन भी जो है इस कहानी में हमको देखने को मिलता है। फिर समाज में फैली गरीबी, महामारी पर व्यंग्य और सत्ता को चुनौती या शासन व्यवस्था के भ्रष्ट चरित्र का चित्रण भी जो है इस कहानी में हमको देखने को मिलता है। तो जैसे बेरोजगारी की समस्या है, समाज में नारी की जो स्थिति है या शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है, और सुविधा वितरण की जो असमानता है हमारे समाज में, और पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता यानी जो है किसी के तलवे चाटना, चाटुकारिता से मतलब है, और समाज में फैली गरीबी, महामारी पर व्यंग्य और सत्ता को चुनौती तथा शासन व्यवस्था के भ्रष्ट चरित्र का चित्रण भी जो है इस कहानी में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह सारी जानकारियाँ आपको याद रखनी है, ठीक है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। और ये जो 10 कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इनमें से हर परीक्षा में जो है 5 प्रश्न जो है वो हर बार जो है आते हैं। तो आपके 5 प्रश्न जो हैं वो पक्के हो सकते हैं इस वीडियो से। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। चलिए फिर है, समाज में फैली गरीबी, महामारी पर व्यंग्य, सत्ता को चुनौती तथा शासन व्यवस्था के भ्रष्ट चरित्र का चित्रण। और भवदेव पांडे अपने पुस्तक नारी मुक्ति का संघर्ष में इस कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी भी जो है वो मानते हैं। तो यह बिंदु याद रखना है आपको, क्या कि राजनीतिक कहानी जो है हिंदी की पहली कहानी हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी जो है वो किसने माना, तो भवदेव पांडे ने अपनी पुस्तक जो लिखी थी नारी मुक्ति का संघर्ष, उसमें जो है इस कहानी को हिंदी की पहली जो है राजनीतिक कहानी जो है माना है। ठीक है, फिर है डुलाई वाली, तो प्रकाशन इसका 1907 में सरस्वती पत्रिका में भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है कि डुलाई वाली जो कहानी है उसका प्रकाशन 1907 में हुआ और सरस्वती पत्रिका में भाग 8 और संख्या 5 में यह है प्रकाशित है। तो पात्र इसके कौन कौन से हैं, तो पहला है वंशीधर, फिर जानकी देही वंशीधर की पत्नी है, और सीता जानकी की बहन है, और नवल किशोर जो है वंशीधर का जो है ममेरा भाई है। तो यह भी आपको याद रखने हैं, इनके पात्र भी जो है मित्रों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो डुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में भाग 8 में। ठीक है, और पात्र इसके वंशीधर हैं, जानकी देही, सीता और नवल किशोर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, तो हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक मानी जाती है। कहानी का आधार मनोरंजन है। कहानी हास्य का पुट लिए हुए नवविवाहित घनिष्ठ मित्रों की कथा है। यानी हिंदी की प्रारंभिक कहानी में से एक मानी जाती है और कहानी का आधार जो है मनोरंजन है। कहानी हास्य का पुट लिए हुए नवविवाहित घनिष्ठ मित्रों की कथा है। फिर है, कहानी की प्रमुख विशेषता यह है कि रचनाकार हास्य सृजन में परंपरा से हटकर मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग किया गया है इसमें। फिर है, काशी और उसके आसपास के जनजीवन व स्त्री पुरुष के सोच तथा मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण भी जो है हमको मिलता है। फिर है अगला, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, और कहानी की शुरुआत जो है काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में ख़त्म होती है। ठीक है, तो यानी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, काशी से, और ख़त्म कहाँ पर होती है, इलाहाबाद में। यह आपको याद रखना है। और इस कहानी में जो है विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जो है कटाक्ष किया गया है, यानी उनका विरोध जो है वो किया गया है विदेशी वस्तुओं का। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगले कहानी पर जो है
वो नज़र डालते हैं। और पंडित माधवराव सप्रे 1871 से 1926 जो है इनका जन्म काल माना जाता है, पंडित माधवराव सप्रे का। और इन्होंने कहानी लिखी एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानेंगे क्या है मसला। तो माधवराव सप्रे एक कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो माधवराव सप्रे एक कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक और संपादक के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। रचनाएं तो स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट इनकी रचनाएं हैं। दूसरी है यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें। तीसरा है हमारे सामाजिक हास्य के कुछ कारणों का विचार। फिर है माधवराव सप्रे की कहानियाँ, संपादन देवी प्रसाद वर्मा, और हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र जैसे पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या कि हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र जैसे जो है पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। फिर है माधवराव सप्रे के विषय में माखनलाल चतुर्वेदी ने 11 सितंबर 1926 के कर्मवीर में लिखा था कि पिछले 25 वर्षों तक पंडित माधवराव सप्रे हिंदी के एक आधार स्तंभ, साहित्य, समाज और राजनीति की संस्थाओं के सहायक, उत्पादक तथा उनमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले, प्रदेश के गांवों में घूम घूम कर अपनी कलम को राष्ट्र की जरूरत और विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का करुण क्रंदन बना डालने वाले, धर्म में धंस कर उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले तथा अपने अस्तित्व को सर्वथा मिटाकर सर्वथा नग्न बनाकर अपने आसपास के व्यक्तियों और संस्थाओं के महत्व को बढ़ाने और चिरंजीवी बनाने वाले थे। ठीक है, तो यह जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी ने माधवराव सप्रे के विषय में जो है वो कहा है। फिर है प्रकाशन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में जो है प्रकाशित है, और पात्र इसके जमींदार, अनाथ विधवा और 5 वर्ष की पोती जो है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के जो हैं पात्र हैं जमींदार, अनाथ विधवा और 5 वर्ष की जो है पोती जो है यह इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ना वीडियो अच्छी लग रही होगी, है ना। तो आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें मित्रों। ठीक है, ऐसे ही हम और अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आते ही रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। और अगला बिंदु मुख्य बिंदु, तो एक टोकरी भर मिट्टी के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सामाजिक अन्याय के विरोध की कहानी और जमींदारी व्यवस्था और उसके शोषण की कथा, भ्रष्ट वकील का संकेत, जमींदार का हृदय परिवर्तन, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी की पहली लघु कथा का श्रेय जो है वो प्राप्त है। ठीक है, तो यह आपको याद रखनी है कि हिंदी की पहली लघु कथा किसको माना जाता है, तो एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है उसको माना जाता है। फिर है कमलेश्वर ने इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता दी है, लेकिन वर्तमान में इसे पहली कहानी न मानकर पहली लघु कथा माना जाता है। तो जो कमलेश्वर है लेखक, उन्होंने इस कहानी को जो है हिंदी की पहली कहानी माना है। तो यह भी आपको याद
रखना है। चलिए अब हम अगली कहानी के बारे में जानेंगे और देखते हैं अगली कहानी कौन सी है। तो अगली कहानी हमारे सामने आ चुकी है, राजा राधिकारमण सिंह। राजा राधिकारमण सिंह। तो कथा साहित्य में ये शैली सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। कहानी संग्रह कुसुमांजलि 1912 ईस्वी, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी। तो राजा राधिकारमण सिंह 1890 से 1971 तक इनका जो है वो जीवन काल माना जाता है। ठीक है, कथा साहित्य में ये शैली सम्राट के रूप में जाने जाते हैं और इनकी कहानी संग्रह जो है कुसुमांजलि 1912 ईस्वी में, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी, यह इनकी जो है कहानी संग्रह है। और पुरस्कार उपाधि जो है पद्म भूषण की उपाधि इनको 1962 में मिली, डॉक्टरेट की उपाधि 1969 में और साहित्य वाचस्पति 1970 में इनको उपाधि मिली। और कानों में कंगना जो है इनकी कहानी है और 1913 में जो है यह प्रकाशित हुई। पात्र देख लेते हैं, इनके पात्र कौन कौन से हैं। तो योगीश्वर किरण के पिता, नरेंद्र के गुरु, किरण नरेंद्र की पत्नी है और नरेंद्र कथावाचक है और मोहन नरेंद्र का मित्र है। तो मोहन नरेंद्र का मित्र है और किन्नरी नाचने वाली है। ठीक है, तो यह इनके प्रमुख पात्र हैं। अब हम इनके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि मुख्य बिंदु जो हैं वो कौन कौन से हैं इनके। ठीक है, तो यह कहानी इंदु पत्रिका में 1913 में प्रकाशित हुई थी। फिर मैं शैली में यह कहानी लिखी गई है और प्रेम और प्रकृति के समन्वित रूप का चित्रण इसमें देखने को मिलता है और स्त्री की सामाजिक स्थिति का वर्णन, सामंती समाजी में पुरुषों की निर्बद्धता प्रकृति का चित्रण भी हमको इसमें देखने को मिलता है। फिर प्रेम और वासना में अंतर पत्नी और वैश्या के माध्यम से, यह सारे इसके मुख्य बिंदु हैं। जैसे यह कहानी जो है इंदु पत्रिका में 1913 में प्रकाशित हुई, तो यह भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। और मैं शैली में यह कहानी लिखी गई है, मैं, और प्रेम और प्रकृति के समन्वित रूप का चित्रण भी इसमें मिला है और स्त्री की सामाजिक स्थिति का चित्रण भी इसमें देखने को मिलता है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके विषय में कहते हैं कि ये अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले लेखक हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनके विषय में कहते हैं कि यह अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले लेखक हैं। और कहानी के विषय में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी जो है इसको माना जाता है ना। अब नंबर 4 पर जो कहानी आती है वह कहानी आती है ज्ञान रंजन 1936 से वर्तमान तक। यानी ज्ञान रंजन के द्वारा जो रचित कहानी है उनके बारे में आज हम इस बिंदु में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो साठोत्तरी कहानी के प्रमुख कहानीकार के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, और कहानी संग्रह फैस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, शरणजीवी 1977, सपना नहीं 1977 और पहल पत्रिका का संपादन भी जो है ज्ञान रंजन ने किया था, तो यह भी आपको याद रखना है। फिर सम्मान सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड जो है इनको मिला था और इस नेहरू अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान भी इनको मिला है और अनिल कुमार और सुभद्रा कुमार चौहान पुरस्कार भी इनको मिला है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का शिखर सम्मान भी इनको मिला है। सुदीर्घ कथा साधन, सृजनशीलता और बहुआयामी कार्यनिष्ठा के लिए
वर्ष 2001 2002 के राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो यह है सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पिता 1965 में, यह है ज्ञान रंजन की जो है प्रमुख कहानी है पिता, और 1965 में जो है इसका प्रकाशन हुआ। पात्र इसके हैं पिता, बेटा सुधीर, देवा सुधीर की पत्नी, छोटा बेटा सुधीर का, और माँ, कप्तान भाई, दादा भाई। यह इसके प्रमुख पात्र हैं। पहला एक तो पिता हैं, फिर पिता सुधीर है और देवा सुधीर की पत्नी है। पिता और बेटा कौन है? सुधीर। और बेटे की जो पत्नी है वह देवा है, सुधीर की पत्नी का नाम देवा, और इनका एक छोटा बेटा है, उसका नाम सुधीर नहीं, सुधीर का एक छोटा बेटा है। ठीक है, पात्र में, और माँ है इनकी, और कप्तान भाई और दादा भाई। ठीक है, ये सारे पिता कहानी के जो हैं पात्र हैं। अब इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? तो परंपरागत और आधुनिक जीवन शैली का द्वंद्व इसमें जो है वो देखने को मिलता है। यानी परंपरा जो है जो चलते हैं, परंपरा जो चली आती है उस पर ही उसकी आधुनिक जीवन शैली का द्वंद्व जो है इसमें दर्शाया गया है। और पिता का पुरानी सोच के साथ जीवन जीने का चित्रण इसमें दिखाया गया है। और वैचारिक द्वंद्व के बावजूद प्रेम और जिम्मेदारियों का निर्वहन इसमें दर्शाया गया है। और मध्य वर्गीय परिवार में पारिवारिक संबंधों का बदलता स्वरूप भी जो है इस पिता कहानी में जो है वो दर्शाया गया है। ठीक है, तो परंपरा और आधुनिक शैली, पिता की पुरानी सोच के साथ जीवन जीना, वैचारिक द्वंद्व के बावजूद जिम्मेदारियाँ, प्रेम आदि का जो है इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं इसको। तो परंपरागत और आधुनिक जीवन शैली का द्वंद्व इसमें देखने को मिलता है। पिता का पुरानी सोच के साथ जीवन जीना, उसका चित्रण हमको मिलता है। वैचारिक द्वंद्व के बावजूद प्रेम और जिम्मेदारियों का निर्वहन इसमें देखने को मिलता है। मध्य वर्गीय परिवार में पारिवारिक संबंधों का बदलता स्वरूप इसमें देखने को मिलता है। यथार्थ को दृष्टिगत रखते हुए पिता और पुत्र के संबंधों में आ रही दूरी की समकालीन व्याख्या इसमें देखने को मिलती है। पुरानी पीढ़ी का अतीत से लगाव और नई पीढ़ी का अतीत से मुक्ति का चित्रण भी इसमें देखने को मिलता है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, हिंदी का गद्य साहित्य, पेज 317 कहते हैं कि ज्ञान रंजन मुख्य रूप से मध्य वर्गीय जीवन की कुरूपताओं, विसंगतियों और खोखलेपन को निसंग भाव से बेनकाब करने वाले यथार्थ धर्मी कहानीकार हैं। यह जो है रामचंद्र तिवारी जो है हिंदी का गद्य साहित्य जो इनकी रचना है, इनका इतिहास ग्रंथ है, उसके पेज नंबर 317 में ये सारी बातें जो हैं वो ज्ञान रंजन के विषय में कहते हैं। फिर है पिता कहानी के संदर्भ में स्वयं ज्ञान रंजन कहते हैं कि पिता कहानी की तारीफ में उसे पिता विरोधी दर्शन के साथ जोड़ने की क्रांति आलोचना भी सामने आई है। मैं इस तरीके को कभी भी पसंद नहीं कर सकता। तो यह जो है स्वयं ज्ञान रंजन जी कहते हैं कि पिता कहानी की तारीफ में उसे पिता विरोधी दर्शन के साथ जोड़ने की क्रांतिकारी आलोचना भी सामने आई है। मैं इस तरीके को कभी भी पसंद नहीं कर सकता। तो यह बात जो है ज्ञान रंजन जी ने खुद स्वयं के विषय में कही है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें। अभी कुछ विद्यार्थियों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। अब हम जो नंबर 5 की कहानी है, ठीक है, कमलेश्वर जो लेखक हैं 1932 से 2007 जो है इनका जीवन काल माना जाता है। ठीक है,
और नई कहानी के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। जो नई कहानी का युग है उसके प्रवर्तक के रूप में जो है कमलेश्वर माने जाते हैं। और कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखक, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। ठीक है, तो इन्होंने कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसे अनेक विधाओं में इन्होंने काम किया है। फिर है कहानी संग्रह, राजा निर्वसियाँ 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। यह सारी जो है इनकी कहानी संग्रह हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, इनकी सारी कहानियों के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है वे सारी का धर्म, युग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। जैसे दैनिक भास्कर है ना, दैनिक जागरण है और धर्मयुग, सारिका आदि पत्र पत्रिकाओं के वह संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, फिर है उल्लेखनीय सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में और पद्म भूषण 2005 में इनको सम्मानित किया गया। और राजा निर्वसिया जो है इनकी प्रमुख कहानी है, 1957 में लिखी गई। और पात्र इसके जगपति, चंदा, दयाराम, बचन सिंह, सकूरे, हंसराज, पंजाबी, सुदर्शन, दर्जी, जमुना, सुनार, बंसी किराने वाले और मुंशी जी और मधुसूदन। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे जो हैं पात्र हैं, एक बार और देख लेते हैं। तो जगपति है, चंदा है ना, दयाराम है और बचन सिंह है, सकूरे है, हंसराज है, पंजाबी है, सुदर्शन दर्जी है, जमुना सुनार है, वंशी किराने वाले हैं और जी मुंशी जी हैं और मधुसूदन है। तो यह सारे इनके पात्र हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? तो लोक कथा के माध्यम से वर्तमान के दुख दर्द को व्यक्त किया गया है, यानी लोक कथा के माध्यम से वर्तमान के दुख दर्द का चित्रण जो है इस कहानी में किया गया है। फिर है जगपति के माध्यम से निम्न मध्य वर्गीय समाज का चित्रण भी जो है इस कहानी में किया गया है। और संतानहीन दंपति की सामाजिक और मानसिक पीड़ा का चित्रण भी जो है इसमें किया गया है ना। संतानहीन जो स्त्री होती है उसकी सामाजिक और मानसिक पीड़ा का चित्रण भी इस कहानी में दर्शाया गया है। फिर है समाज में स्त्री की छवि और उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण भी इसमें दर्शाया गया है। और कर्ज के कारण आत्महत्या करने वाले मेहनत कश लोगों का चित्रण इसमें दर्शाया गया है। यह कहानी शिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो यह आपको याद रखना है। फिर है स्वयं कमलेश्वर इस कहानी के संदर्भ में कहते हैं कि आर्थिक अभाव से टूटते दाम्पत्य जीवन की मनोदशा का सूक्ष्म वर्णन करती है यह कहानी। तो स्वयं कमलेश्वर इस कहानी के संदर्भ में आर्थिक अभाव से टूटते दाम्पत्य जीवन की मनोदशा का सूक्ष्म वर्णन करती है यह कहानी, ऐसा वह कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है बात करेंगे निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे। तो निर्मल वर्मा 1929 से 2005 तो इनका जीवन काल माना जाता है और यह भी नई कहानी आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक के रूप में जो है वो जाने जाते हैं निर्मल वर्मा। ठीक है, तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक के रूप में यह जाने जाते हैं। कहानी संग्रह परिंदे 1958, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कौवे और काला पानी 1983,
सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995। तो यह इनकी कहानी संग्रह है, आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे परिंदे 1958 में, तो ऐसे ही इनका सन और कहानी याद रखनी है। फिर है पुरस्कार उपाधि पद्म आभूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 में इनको मिला। और परिंदे जो इनकी प्रमुख कहानी है वह 1958 में प्रकाशित हुई, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पात्र क्या है परिंदे कहानी के जो पात्र हैं, तो लतिका है, मेजर है, गिरीश नेगी है, और डॉक्टर मुखर्जी है, और मिस्टर हार्वुड है, और सुधा करीमुद्दीन है, मिस वुड है, और मेरी है, और फादर एलमंड, और जूली हेमंती। यह सारे जो हैं इस कहानी के पात्र हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है इसका, तो जीवन के आंतरिक लय और भावबोध को खोलती है ना, और नारी मन स्थिति का चित्रण है इसमें, और प्रेम का त्रिकोण स्वरूप है। कॉन्वेंट स्कूलों के वातावरण का अंकन इसमें किया गया है, और कहानी के माध्यम से आधुनिक मनुष्य की व्यथा, अकेलेपन तथा उनकी मानसिक यातनाओं को लेखक ने जो है उभारा है। फिर नामवर सिंह ने इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी जो है वो माना है, तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे और देखते हैं। यह बिंदु महत्वपूर्ण है कि नामवर सिंह ने जो है नामवर सिंह ने इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है, ठीक है। तो नामवर सिंह ने इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है, यह आपको याद रखना है। फिर है कहानी के संदर्भ में नामवर सिंह लिखते हैं, परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति के समस्या हैं। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलते हैं और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। तो यह जो है वो नामवर सिंह ने जो है वो कहा है परिंदे कहानी के विषय में। चलिए आगे चलते हैं, अगला बिंदु भी हमारे सामने आने वाला है। तो नंबर 7 की जो कहानी है भीष्म साहनी 1915 से 2003 इनका जो है जीवन काल माना जाता है, और इनकी जो कहानी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस बिंदु में। तो पहले इनके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो भीष्म साहनी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उर्दू, संस्कृत, रूसी और पंजाबी भाषाओं के अच्छे जानकार थे। मार्क्सवाद से प्रभावित होने के कारण भीष्म साहनी समाज में व्याप्त आर्थिक विसंगतियों के त्रासद परिणामों को बड़ी गंभीरता से लिखते थे, है ना। कहानी संग्रह भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973, बांडचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998। ये सारी जो हैं इनकी कहानी संग्रह हैं, ठीक है। फिर इनको जो उपाधि पुरस्कार मिले कौन कौन से हैं, तो पुरस्कार उपाधि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में इनको मिला, है ना। शिरोमणि लेखक सम्मान पंजाब सरकार 1975 में इनको मिला। लोटस पुरस्कार अफ्रो एशियन राइट्स एसोसिएशन की ओर से 1970 में इनको मिला। और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1983 में
इनको मिला और पद्म आभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया 1998 ईस्वी में। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। और अगला बिंदु हमारे सामने आने वाला है चीफ की दावत, भीष्म साहनी चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी जो है भीष्म साहनी ने लिखी 1956 में, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके जो पात्र हैं वो हैं मिस्टर सोमनाथ, है ना, फिर सोमनाथ की पत्नी, सोमनाथ की माँ, सोमनाथ का चीफ, ये सारे जो हैं इसके प्रमुख पात्र हैं, ठीक है, चीफ की दावत के। और कब प्रकाशित हुई, कब लिखी गई? 1956 में। किसने लिखी? भीष्म साहनी ने, ठीक है। तो मिस्टर सामनाथ है, सामनाथ की पत्नी है, सामनाथ की माँ है, और सामनाथ की जो है सामनाथ का चीफ है इसमें, है ना। तो यह कहानी 1956 में पहला पार्ट कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन, दिखावटीपन और स्वार्थपरकता को दर्शाया गया है और पदोन्नति के लिए चीफ की खुशामदी करते हुए इस कहानी में दिखाया गया है। और मानवीय मूल्यों के विघटन का चित्रण भी इस कहानी में दिखाया गया है और माँ के दुख तथा बलिदान का चित्रण, अपनों से दूर होते जाने की एक प्रक्रिया भी इस कहानी में दिखाया गया है, ठीक है। तो यह कहानी 1956 में जो है पहला पार्ट कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी, है ना। और मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन, दिखावटीपन और स्वार्थपरकता को दर्शाया गया है। और जैसे पदोन्नति के लिए चीफ की खुशामदी करते हुए भी इस कहानी में दिखाया गया है। माँ के दुख का और बलिदान का चित्रण भी इसमें दिखाया गया है। और इसमें कहानी में दिखाया गया है कि अपनों से दूर हो जाने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, वह भी इस कहानी में जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। और अब हम भीष्म साहनी की जो दूसरी कहानी है ना, अमृतसर आ गया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अमृतसर आ गया 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पात्र कौन कौन है इसके? तो लेखक बाबू, 3 पठान और 1 पंजाबी और 1 बुढ़िया। तो यह इसके प्रमुख पात्र हैं, ठीक है, अमृतसर आ गया कहानी के। और मुख्य बिंदु क्या क्या है इसके? तो यह कहानी पटरिया कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी, है ना। तो यह कहानी जो है पटरिया कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। और भारत पाकिस्तान विभाजन के समय उपजे तनाव की पृष्ठभूमि से रचित कहानी है और सांप्रदायिकता की समस्याओं का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। नष्ट हुई मानवीय संवेदना का चित्रण भी हमको देखने को मिलता है और अमानवीय कृत्यों का दृश्य हमको इसमें देखने को मिलता है। अमानवीय कृत्यों का दर्शन मैं शैली में यह कहानी लिखी गई है। यह सारे ही इसके प्रमुख बिंदु हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। जैसे अमानवीय कृत्यों का दर्शन इसमें हुआ, नष्ट हुई मानवीय संवेदना का चित्रण, सांप्रदायिकता की समस्याओं का चित्रण, अमानवीय कृत्यों का दर्शन, मैं शैली में यह कहानी जो है लिखी गई है। और भारत पाकिस्तान विभाजन के समय उपजे तनाव की पृष्ठभूमि से रचित कहानी जो है, इसमें पाकिस्तान और भारत जब विभाजन हुआ था उस समय जो तनाव की स्थिति थी उसका चित्रण भी इस कहानी में जो है वो दर्शाया गया है, ठीक है। तो यह सारी बातें जो हैं आपको याद रखनी है मित्रों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर ध्यान देते हैं। और अगले बिंदु में हम कृष्णा सोबती जो है 1925 से 2019 इनका जो है 1925 से 2019
इनका जीवन काल माना जाता है और इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनकी जो प्रमुख कहानी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहानी संग्रह जो है इनके बादलों के घेरे 1980 में रचित हुई। लंबी कहानी आख्यायिका उपन्यासिका है ना, डार से बिछुड़ी 1958 ईस्वी, मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी, यारों के यार 1968 ईस्वी, तीन पहाड़ 1968 ईस्वी। यह इनकी जो है कहानी संग्रह है ना। तो यह आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं और अगला पैराग्राफ भी हमारे सामने आने वाला है। ठीक है, तो जैसे कहानी संग्रह बादलों के घेरे 1980, लंबी कहानी डार से बिछुड़ी 1958, मित्रों मरजानी 1967, यारों के यार 1968, मित्रों मरजानी 1967 और यारों के यार 1968 है ना, और तीन पहाड़ 1968, ये लड़की 1991 ईस्वी। तो ये लड़की 1991 ईस्वी और जैनी मेहरबान सिंह 2007 में जो है वो प्रकाशित हुई। ठीक है, तो कृष्णा सोबती का जो कार्यकाल माना जाता है 1925 से 2019 तक जो है इनका कार्यकाल माना जाता है और नई कविता में यह गिनी जाती हैं है ना, और इनकी यह सारी प्रमुख कहानियाँ हैं। चलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अपने मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर दें मित्रों। इसमें से आप नेट के एग्ज़ाम में, हिंदी नेट के एग्ज़ाम में कम से कम 5 अंक जो है लेकर आ सकते हैं अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है। ठीक है, फिर है जैनी मेहरबान सिंह 2007 है ना, और उल्लेखनीय सम्मान जो इनको मिले हैं वो कौन कौन से हैं उल्लेखनीय सम्मान। तो 1999 में कच्छा घोड़ामणि पुरस्कार, कच्छा घोड़ामणि पुरस्कार 1999 में इनको मिला और शिरोमणि पुरस्कार 1981 में इनको प्राप्त हुआ। हिंदी अकादमी अवार्ड 1982 में इनको मिला है और सलाका पुरस्कार 2000 से लेकर 2001 तक इनको मिला है। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 इनको मिला है और साहित्य अकादमी फेलोशिप 1996 जो है इनको मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान 2017 इनको मिला है। ठीक है, तो ये सारे सम्मान जो हैं इनको मिले हैं। कौन कौन से? 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान जिसको माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 2017 में इनको मिला। फिर 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप इनको प्राप्त हुई और 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। 2000 से लेकर 2001 के बीच में सलाका पुरस्कार इनको मिला। 1982 में हिंदी अकादमी अवार्ड इनको मिला। 1981 में शिरोमणि पुरस्कार इनको मिला और 1999 में कच्छा चूड़ामणि पुरस्कार जो है इनको प्राप्त हुआ। यह सारे पुरस्कार जो हैं इनको प्राप्त हुए हैं। तो ये 7 पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। ठीक है, फिर है सिक्का बदल गया 1948। तो यह कहानी जो है सिक्का बदल गया 1948 भी जो है इनकी कहानी है। तो पात्र कौन से हैं इनके? सहानी, शेरा हुसैना, जैना, फिरोज, रसूली, नवाब, बीवी, बेगू, जेलदार, मुल्ला इस्माइल, दाऊद खान, यह इनके प्रमुख जो है पात्र हैं। एक बार और देख लेते हैं। सहानी है, शेरा है, हुसैना है, जैना है, फिरोज है, रसूली है, नवाब बीवी है, बेगू है, जेलदार है, मुल्ला इस्माइल है और दाऊद खान है। ठीक है, यह इनके प्रमुख पात्र हैं इस कहानी के। और यह कहानी 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
तो 1948 में प्रतीक पत्रिका में जो है यह कहानी प्रकाशित हुई थी। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है और विस्थापना से उपजी अलगाव की यंत्रणा इसमें दर्शाई गई है। सांप्रदायिकता का चित्रण इसमें दिखाया गया है और विधवा नारी की असहाय और विवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण भी जो है इस कहानी में दिखाया गया है। और विभाजन से आए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन की कहानी भी जो है हमको इस कहानी में देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे विभाजन से आए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन, विधवा नारी की असहाय और विवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण है ना, सांप्रदायिकता का चित्रण, विस्थापना से उपजी अलगाव की यंत्रणा और देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित विभाजन का चित्रण जो है इस कहानी में किया गया है। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है। तो हम आपसे जो है वो आज्ञा चाहते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें मित्रों। फिर मिलूँगा इसी तरह के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। आते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे।